नमस्कार, मैं सुजल दवे। कोविड में नेताजी भाषण करते रहे और आप थाली ताली बजाते रहे, पर सही मायने में अगर कोविड के खिलाफ कोई लड़ा है तो वो है हमारे डॉक्टर। अगर अब भी आप इस बात से सहमति नहीं रखते तो आपको तुरंत किसी मनोचिकित्सालय में जाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। आपको कोविड हो न हो, आप मानसिक रूप से जरूर बीमार है, ये दावा है मेरा। मैं अपनी बात आगे ले जाना चाहता हूं। कोविड में कई दिक्कतों का सामना करके हमारे डॉक्टरों ने हमें संभाला है। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो हफ्तों इसलिए अपने घर नहीं गए ताकि मरीजों का इलाज कर सके। कोविड को लेकर जब हमारे परिजनों की हमें चिंता थी, तब ये डॉक्टर अपने परिवार से इसलिए भी दूर थे कि इन्हें संक्रमण न लग जाए। हालत कैसे भी हो, डॉक्टरों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। सरकार के हिसाब से कोविड की दूसरी लहर अब खत्म होने को है। धीरे धीरे राज्य अपनी तालाबंदी हटा रहे हैं, व्यापारी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, दफ्तरों में भी 100% कर्मचारियों की सेवा शुरू हो गई है। कुल मिला के हालात नियंत्रण में है और हर कोई कोविड की असर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। केवल हमारे डॉक्टरों की ड्यूटी आज भी खत्म नहीं हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर लद्दाख की है। इंटरनेट के माध्यम से मुझ तक पहुंची है। यह तस्वीर लद्दाख के भाजपा के सांसद सेरिंग नामग्याल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। तस्वीर में आप देख रहे 4 डॉक्टर जो सही मायने में कोरोना वॉरियर है। वे एक जेसीबी मशीन में बैठकर नदी पार कर रहे। जिस नदी को ये डॉक्टर पार कर रहे, उस नदी को आप और मैं वाली नदी के नाम से जानते हैं। दरअसल मामला यह है कि नदी के उस पार कोरोना के मरीज है और उनका इलाज जरूरी था। जब इसकी सूचना डॉक्टरों को मिली तो इलाज के लिए वो निकल पड़े। रास्ते में वाली नदी आ गई जिसे पार करना जरूरी था। कोई और इंतजाम न हो सका तो डॉक्टरों ने अपने तरीके से समाधान ढूंढ निकाला। जेसीबी मशीन में बैठकर सारे डॉक्टर नदी के दूसरे छोर पर चले गए और मरीजों का इलाज तक कर दिया। जेसीबी में बैठे डॉक्टर ये सही मायने में कोरोना वॉरियर होने का सबूत दे रहे हैं। भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप देश के सभी डॉक्टरों का सम्मान करें न करें, इन डॉक्टरों का सम्मान करके देश के सभी डॉक्टरों का सम्मान कर सकते हैं। ये अवसर आप न चुके। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि डॉक्टरों के सम्मान में आप थाली ताली बजा चुके हैं। अगर वाकई आपने ये ताली थाली नेताजी के अंधे भक्त होने के कारण नहीं, पर डॉक्टर के सम्मान में बजाई है, तो आज जब ये पढ़ रहा हूं तब उसे सुनकर डॉक्टरों के सम्मान में ताली बजाए। ये वाकई डॉक्टरों का सम्मान होगा। अगर ताली नहीं बजा सकती तो समझ लीजिए आपका रिमोट किसी और के हाथ में है, जिसका वो जब चाहे इस्तेमाल करके जैसे चाहे आपको नचा सकते। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, मैं अपने दर्शकों की संख्या कभी नहीं गिनता, तो कृपया अगर आप ताली बजाए तो इसकी तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट न करें। एक तरीके से ये भी डॉक्टरों का सम्मान ही होगा। अब बात करते हैं गुजरात की। लद्दाख के सांसद एक तरफ डॉक्टरों की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करके उन्हें कोरोना वॉरियर बता रहे, वहीं दूसरी ओर यही कोरोना वॉरियर गुजरात में भाजपा सरकार से नाराज है। दरअसल मामला इस बार नर्सिंग स्टाफ का है। राज्य के 20,000 नर्सिंग स्टाफ ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाली 14 जून से राज्य का सारा नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर उतर जाएगा। गुजरात में डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ, हर कोई सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज चल रहा है। सरकार ताली थाली की लॉलीपॉप देकर झांसा देने की कोशिश करती है, पर अब नर्सिंग स्टाफ का धैर्य सीमा लांघ चुका है। सरकार ने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाने वाले ये सच्चे कोरोना वॉरियर की मांगों को अनदेखा कर दिया है। आखिरकार नर्सिंग स्टाफ ने कोविड नियंत्रण में आने के बाद सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 14 जून से हड़ताल पर चले जाएंगे। नमस्कार, હું ઇસ્ટર્ન માર્ગે પ્રેસિડેન્ટ લોકલ TNI SSG હોસ્પિટલ વડોદરા। હું અહીંયા સ્ટાફ નર્સ તરીકે જોબ કરું છું અને યુનાઇટેડ નર્સિસ ફોરમની મેમ્બર છું। ઘણા વર્ષોથી અમારી પડતર માંગણીઓ છે, જે બાબતે અમે ઘણા સમયથી સરકારને રજૂઆત કરી રહ્યા છે। છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અમે સતત સરકાર સમક્ષ માંગણીઓને લઈને અમે સરકાર સાથે મીટિંગ પણ કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી અમારી માંગણીઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી નથી અને અમારું નર્સિસ ફોરમ જે બનાવેલું છે
એમાં નક્કી કર્યા મુજબ અમે મે મહિનામાં 25 તારીખે આવેદન આપ્યા બાદ અમે સ્ટ્રાઇક પણ કરી હતી, પરંતુ સાયક્લોન આવવાથી અને સરકારની વિનંતીથી અમે અમારી સ્ટ્રાઇક પાછી ખેંચે અને અમારી માંગણીઓ વિશે અમે સરકારને જાણ કરે અને આવેદનમાં જણાવ્યા મુજબ અમે અમારી માંગણીઓ મૂકેલ છે. અમારો પહેલી માંગણી છે ગ્રેડ પે, જે કેન્દ્ર સરકાર મુજબ કેન્દ્ર સરકારના નર્સિસને જે આપવામાં આવે છે એ અમને આપવામાં આવે. બીજું છે નર્સિસ એલાઉન્સીસ, જે ઘણો જ ડિફરન્સ સાથે અમને આપવામાં આવે છે. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં 9,600 લગભગ મળે છે, જે અમને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં ફક્ત 1,100 રૂપિયા મળે છે. અને ગ્રેડ પે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની નર્સિસને 4200 આપવામાં આવે છે, જે અમને ફક્ત 2800 આપવામાં આવે છે. એમાં બહુ જ મોટો ફરક છે, જે અમે સરકાર સમક્ષ રજૂ કરેલ છે. ત્રીજો પોઈન્ટ છે અમારો સ્ટુડન્ટ સ્ટાઇપન્ડ, જેમાં બીએસસી સ્ટુડન્ટ્સ અને જીએનએમ સ્ટુડન્ટ્સ જે સરકારમાં સેવાઓ આપે છે એમના સ્ટાઇપન્ડમાં પણ વધારો કરવામાં આવે. પાંચમી અમારી ડિમાન્ડ છે નોમનક્લેચર, જે સ્ટાફ નર્સ તરીકે એમને અમારી ઓળખ આપવામાં આવેલ છે તે બદલીને નર્સિંગ ઓફિસર તરીકે અમારી એક ઓળખ પેદા થાય, જેથી સમાજમાં અમારું માન પણ વધે અને નર્સિસને કામ કરવાની એક ઉત્સાહ મળી રહે. એટલે અમે સરકારને એ પણ રજૂઆત કરેલ છે. બીજું અમારી પ્રમોશન અને ઉચ્ચતર બાબતની છે, જેમાં અમને પ્રમોશન બહુ જ લેટ મળી રહ્યા છે. 26 વર્ષે, 28 વર્ષે, 30 વર્ષની સર્વિસ થાય ત્યારે હેડ નર્સનું અમને પ્રમોશન આપવામાં આવે છે, જે વ્યાજબી નથી. તો સરકાર કાં તો અમારું ઉચ્ચતર અમારું કેન્દ્ર પ્રમાણે અમને આપે અથવા તો અમારા પ્રમોશન જલ્દી આપે. જે ઉચ્ચતર અમને 12 અને 24 વર્ષે મળે છે એની જગ્યાએ અમને 10, 20 અને 30 વર્ષે મળે તો ફાઇનાન્શિયલ અમને પણ ફાયદો રહે. અને બીજી વાત એ કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં જે નર્સિસ જે કામ કરે છે એ જ કામ અમે પણ કરી રહ્યા છે. સમાન કામ કરીએ છીએ તો સમાન વેતન અમને આપવું જોઈએ, જે સરકારે ખરેખર ધ્યાને લેવાની જરૂર છે. અને અમારી પડતર માંગણીઓ છે, એના સિવાય ઘણા 10-12 મુદ્દા બીજા પણ છે, પરંતુ મહત્ત્વની માંગણીઓ અમારી આ જ છે. તો સરકારને નિવેદન છે કે અમારી માંગણીઓને ધ્યાને લઈને પૂર્ણ કરવાની કોશિશ કરે. બીજું, અમારા યુએનએફમાં નક્કી થયા મુજબ આગામી 14 તારીખથી અમે અચોક્કસ મુદતનું હડતાલનું એલાન કરેલું છે. જો સરકાર અમને નહીં બોલાવે અને સકારાત્મક કોઈ વલણ નહીં હોય તો અચોક્કસ મુદતની હડતાલ ચાલુ રહેશે અને અમારી માંગ પૂર્ણ કરે એવી આશા અમે રાખીએ છીએ. સરકાર અમારી માંગણીઓને ધ્યાને લે અને અમારી માંગણીઓ પૂરી કરે, જેથી સમાજમાં અમારું પણ ગૌરવ વધે, ફાઇનાન્શિયલ મેટર પણ અમારી સોલ્વ થાય અને પ્રમોશનના પ્રોબ્લેમો સોલ્વ થાય તો ઘણું સારું રહેશે. અમને એક ઉત્સાહ કામનો વધશે, જેથી અમારી ગ્રેડ પે, સ્ટુડન્ટ સ્ટાઇપન્ડ, નોમનક્લેચર, અલાઉન્સીસ બાબતે સરકાર ખાસ ધ્યાન આપે એવી વિનંતી. અને એ જ આશા સાથે હું સરકારને વિનંતી કરું છું, પ્લીઝ તમે અમારી માંગણીઓને ધ્યાને લઈને યોગ્ય કરશો. થેન્ક યુ. इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गांधीनगर में यूनाइटेड नर्सिंग फोरम की एक बैठक मिली थी, जिसमें चर्चा हुई कि नर्सिंग स्टाफ के पे ग्रेड, विशेष भत्ता, स्टाइपेंड और तबादले को लेकर जो समस्याएं खड़ी हुई है उस पर सरकार विचार करे. सरकार को सीधे तरीके से स्टाफ की भर्ती करनी चाहिए, न कि आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से. मामले ने तूल तब पकड़ा जब सरकार एलोपैथी, आयुर्वेदिक, डेंटल, होम्योपैथिक और फिजियोथेरापी के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के साथ इन सभी के सभी सवालों को सुलझाने लगी. तब से नर्सिंग स्टाफ में असंतोष है. इनका कहना है कि हमें सरकार दरकिनार कर रही है. अब बात करते दल बदलने वाले नेता की. राजनीति में दल बदलना आम बात हो गई है. कल तक जो सरकार की आलोचना कर रहे थे, आज वो सरकार की तारीफ करते हैं.
ये सब आम बातें। वैसे ही एक आम घटना बुधवार को उत्तर प्रदेश में घटी थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कहे जाने वाले जितेंद्र प्रसाद ने आखिरकार बुधवार को कांग्रेस को अलविदा कह ही दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। जितेंद्र प्रसाद केंद्र के पूर्व मंत्री भी थे, तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की भी राजनीति में दिन भर इसकी चर्चा रही। वह नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। जितेंद्र प्रसाद को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी ज्वाइन करवाई। बीजेपी में शामिल होने से पहले जितेंद्र केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे थे। यहां से बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। जितेंद्र प्रसाद का नाम उन युवा नेताओं में खासा शुमार हो रहा है जो राहुल गांधी के बेहद करीब माने जाते हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास कुछ ही गिने चुने चेहरे थे। याद दिला दूं, बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने जितेंद्र प्रसाद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि बीजेपी ने कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। जिस दल में मैं था, महसूस हुआ कि जब अपनों के हितों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, जब आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, इस लायक नहीं रहते, जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, तब ये फैसले लेते। कांग्रेस में मुझे यह महसूस होने लगा था, इसलिए बीजेपी ज्वाइन मैंने कर ली है। इस बयान को आप दल बदल चुके नेताओं के बयान से जोड़ दीजिए। जो नेता दल बदलता है वो यही बयान देकर जनता को मूर्ख बनाता है। लगता है दल बदलने वाले नेताओं के पास एक ही कंपनी की कैसेट है जो दल बदलने के बाद जनता को सुनानी होती है। आप इस बयान को गुजरात के दल बदलकर मंत्री बन चुके कुंवर जी और जवाहर चावड़ा के बयान के साथ जोड़ के देखें। बयान अगर नहीं याद आ रहा तो इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। गो हेड, हिंदी में कह रहा हूं, सिंधी या गुजराती में समझने की कोशिश कीजिए। दोनों दल बदले नेताओं ने कहा था कि हम जहां थे वहां जनता के काम नहीं होते थे, इसलिए जनता के विकास के लिए दल बदल रहे। यह केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए कैसेट बजाया जाता है और जनता भी इसे सुनती है। क्या अब कुंवर जी और जवाहर चावड़ा से नहीं पूछा जाना चाहिए कि दल बदलने के बाद आपने जनता के कौन कौन से काम किए? कम ऑन बड़ी, पूछ लीजिए। अपने कामों को सार्वजनिक कीजिए। वाकई जनता को पूछना चाहिए, क्योंकि जब नेता दल बदलते हैं तो ज्यादातर वहां उपचुनाव आते हैं और इसका खर्च जनता को भुगतना पड़ता है, जिसमें जनता की कोई गलती है ही नहीं। ये सवाल खुद जनता को दल बदलू नेताओं से पूछना चाहिए, पर जनता पूछती नहीं और उम्मीद करती है कि मैं पूछूं। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मैं कम संसाधनों में काम करता हूं, हर बात पर रिपोर्ट करना मेरे लिए संभव नहीं है। आप थोड़ा अपना काम कर लीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा, पर आप मेरा सहयोग करें। अब पते की बात, कोई भी दल बदलने वाला नेता भले ही आपको मूर्ख बनाने के लिए कहता हो कि वे जनता की भलाई के लिए दल बदल रहा है, आपको चेतावनी दे रहा हूं, वो भी हिंदी में। मेहरबानी करके ऐसे भ्रामक बातों में न आए। नेता केवल अपना विकास करने के लिए दल बदलता है, क्योंकि उसे पता है कि आप नहीं पूछेंगे कि आप हमारे लिए कौन से काम करना चाहते थे जो नहीं कर पाते थे, और क्यों आपने दल बदला। अब बात राजस्थान की। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस सियासी बदलाव के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। वहीं राजस्थान कांग्रेस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 10 महीने बाद आखिरकार सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़कर पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
सचिन पायलट ने मीडिया के सामने बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इनका कहना है कि 10 महीने हो गए, लेकिन मुझसे किया वादा आज भी पूरा नहीं किया जा रहा। आधा कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। इधर कभी राहुल गांधी की खास टीम में माने जाने वाले नेताओं के इस तरह विरोध सामने आने से अब राजनीतिक गलियारों में जोरों की चर्चा है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड बिखरती जा रही है। चर्चा यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जहां जतिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वहीं सचिन पायलट भी दोबारा मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सचिन पायलट भी जल्द बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर खलियल बोल रहा हूं, खलियल लोग इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पिछले साल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। इसके बाद अब जतिन प्रसाद भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। क्या अगला नंबर सचिन पायलट का है? क्या सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? दरअसल ये सवाल को मजबूती इस बात से भी मिल जाती है क्योंकि 10 महीने से शांत बैठे पायलट ने मंगलवार को मीडिया का सामना नाराजगी के साथ किया था। सचिन पायलट के बयान ने यह तो साफ कर दिया कि पार्टी पर उनकी बात न सुने जाने का पछतावा है, तो जिस मुद्दे पर दोबारा पार्टी में शामिल हुए थे उन पर पटाक्षेप न होने और उनके अंदर उनमें कूंठा पैदा कर रही है। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट का बयान सामने आने के बाद विपक्ष भी गहलोत को घेरने में लग गया है। इस मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान के सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई से जनता का अहित हो रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि आखिर मन का दर्द होठों पर आ ही गया। ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी ने अहम भूमिका निभाई थी। सुलह कमेटी के पास मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आपको बता दें कि हालांकि विपक्ष के बयानों पर सचिन पायलट ने खुद ट्वीट कर जवाब देते हुए कहा है, बीजेपी को बेवजह बयानों से बचने के साथ खुद की हालत पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल भाजपा को सचिन की नाराजगी में अवसर नजर आ रहा है, पर भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब पायलट कांग्रेस से नाराज थे तब भाजपा ने खूब कोशिश की थी कि पायलट का प्लेन उनकी हवाई पट्टी पर लैंड कर जाए, पर पायलट ने यह कहकर भाजपा को खारिज कर दिया था कि वे कांग्रेस के वफादार सिपाही है और रहेंगे। आज इतना ही। आप देख रहे थे एनालिसिस। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।